हमारे देश का ये छोटा सा टापू अंडमान और निकोबार जल्द ही हांगकांग और सिंगापुर जैसा आधुनिक शहर बनने वाला है। भारत सरकार ने इसके लिए 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन हांगकांग इसलिए है क्योंकि वह एक फाइनेंशियल हब है, वो भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। यहाँ अनेकों बिजनेसेस और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हांगकांग एक प्लानिंग के तहत बसाया गया शहर है और दुनिया का दूसरा टूरिज्म हब है। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार आज की तारीख में कुछ ऐसा दिखता है। ये 836 द्वीपों से बना केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 31 द्वीप पर ही इंसान रहते हैं। बाकी के सभी 805 द्वीप घने जंगल और वीरान गुफाओं से भरे हुए हैं। 31 द्वीप पर भी जो इंसान रहते हैं वो अधिकतर सारे आदिवासी हैं। इनमें से कई ट्राइब्स हंटर और गैदर्स हैं जो सिर्फ कोकोनट्स वगैरह बेचकर फिशिंग और एनिमल हंटिंग करके ही अपना गुजारा करते हैं। और इनमें से तो कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो नंगे रहते हैं। अंडमान में एक सेंटिनली ट्राइब्स है जिनका इतने सालों में 0 ह्यूमन कांटेक्ट हुआ है। अगर कोई भी इंसान उनके द्वीप पर जाकर उनसे संपर्क बनाने की कोशिश भी करता है तो देखा गया है कि उन पर सीधा बाण और तीरों से हमला कर देते हैं। तो अब सवाल है कि सरकार 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 51 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़कर आखिर अंडमान निकोबार को ही हांगकांग क्यों बनाना चाहती है? 75,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। यह रकम भारत के कई राज्यों के जीडीपी के दोगुने के बराबर है। वो स्थानीय ट्राइब्स हैं, तो इस एरिया में स्टार्टअप और मल्टीनेशनल कंपनी कौन खड़ा करेगा? दुनिया भर के उद्योगपति न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे सुविधाओं से लैस शहरों को छोड़कर इस छोटे से टापू पर क्यों आएंगे? कई सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे, लेकिन रुकिए, हमारा अंडमान निकोबार जिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है वही उसे बाकी शहरों से खास बनाता है। अगर यहाँ ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो इससे बाकी के पड़ोसी देशों को भी हजारों करोड़ों डॉलर का फायदा होगा और भारत को बिलियंस डॉलर का तो फायदा होगा ही होगा। इतना ही नहीं, यहाँ से चीन की चाल पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ लिटिल अंडमान में नहीं बन रहा है, इसका एक मेजर पार्ट निकोबार आइलैंड पर भी बन रहा है। यहाँ से गैलेथिया बे को एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का प्लान तैयार है। इस मैप को ध्यान से देखिए, ये मलक्का स्टेट है। खाड़ी देशों का 80 से 90% ऑयल इसी समुद्री मार्ग से जाता है और दुनिया का 40 से 50% व्यापार भी इसी रूट से होता है। आज भले ही ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हो गए हों, बावजूद ऑयल को आज भी तरल सोना ही समझा जाता है। मान लीजिए कि एक जहाज सामान लेकर चाइना से खाड़ी देशों के लिए चली, बीच में उसे म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी सामान उतारना है, तो नॉर्मल केस में वो इन सभी देशों को एक एक कर उतारती जाएगी, जिसमें काफी ज्यादा समय और रिसोर्सेज का खर्च होता है। लेकिन यहीं पर गैलेथिया बे का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज साबित होगा, क्योंकि गैलेथिया बे एकदम सेंटर में लोकेटेड है। इससे ये होगा कि ये शिप सीधे चाइना से आकर गैलेथिया बे पर रुकेगी और आसपास के देशों का सामान उतारकर सीधे खाड़ी देशों के लिए निकल जाएगी। फिर अपना अपना सामान ये देश गैलेथिया बे से ही कलेक्ट कर लेंगे। इससे देशों को $1 मिलियन की बचत होगी और भारत को $1 मिलियन की कमाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे रीजन में कोई और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट हो गया या मलेशिया का पोर्ट क्लांग हो गया, ये दोनों भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हैं। लेकिन अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये दोनों पोर्ट शिपिंग रूट के बिल्कुल एज पर हैं, सेंटर पर कोई नहीं है। और यही कारण है कि गैलेथिया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत के लिए वरदान है। भारत को ही ले लीजिए, भारत से ओरिजिनेटेड होने वाले करीब 25% कंटेनर विदेशी पोर्ट के जरिए ट्रांसशिप होते हैं और इसमें से करीब 80% कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे पोर्ट द्वारा हैंडल किए जाते हैं। यानी भारत अपना सामान
पहले वहां भेजता है और फिर वहां से दुनिया भर में ये निर्यात के लिए जाते हैं। इससे हर साल भारत को 15,000 करोड़ का नुकसान होता है। लेकिन वहीं अगर गैलेथिया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मूर्त रूप ले ले यानी बन जाए तो भारत को सिर्फ इससे आसानी नहीं बल्कि इससे कमाई भी होगी और यहां से चीन पर आसानी से नजर भी रखी जा सकेगी। तब सवाल उठता है कि भारत का अभी तक इस पर ध्यान क्यों नहीं गया था। 1970 में इंदिरा गांधी के समय इस बारे में विचार किया गया था लेकिन यह मूर्त रूप नहीं ले सका। 2004 में जब यहां सुनामी आई तो निकोबार द्वीप 15 फीट नीचे पानी में चला गया था। लेकिन अब नीति आयोग ने इस द्वीप को भारत का फाइनेंशियली हब यानी हांगकांग जैसा बनाने के लिए पूरी एक प्लानिंग की है। लिटिल अंडमान को 3 जोन में बांटा गया है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3। पहले जोन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी शहर में उद्योगपतियों और बिजनेसेस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी चीज कनेक्टिविटी होती है। लेकिन समस्या है कि फिलहाल लिटिल अंडमान में सिर्फ शिप्स ही जा सकते हैं, वो भी आज की तारीख में केवल एक शिप जिसका नाम MV नालंदा है और इसका भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। एक दिन जाएगी तो दूसरे दिन जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कि यहां पर सिर्फ एक ही हेलीपैड है जो कि ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाता है और इसलिए इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्लान है जोन नंबर 1 को एक एरो सिटी बनाना। नॉर्मली क्या होता है कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से हो जाते हैं और एयरपोर्ट बाद में बनता है और इसलिए कई बार मेजर 5 स्टार होटल और बिजनेसेस सेंटर्स एयरपोर्ट के काफी दूर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जोन 1 में सबसे पहले एरो सिटी बन रहा है तो एरो सिटी में शुरुआत से ही एक ऐसा लेआउट प्लान किया जाएगा कि एक तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और उसके दूसरी तरफ जस्ट आजू बाजू में ही पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट खड़ा हो जाएगा जिसमें बिजनेस के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके लिए बड़े बड़े फिनकॉर्प्स और बैंक्स के ऑफिसेज होंगे। ऑफिशियल स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी और तो और डॉक्यूमेंट्स के लिए सरकारी ऑफिसेज होंगे। ये सब कुछ एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर बन जाएंगे। अब चलते हैं जोन नंबर 2 में। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर लिटिल अंडमान में अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो उसके लिए वहां पर रेजिडेंशियल एरिया भी चाहिए जहां वो और उसका स्टाफ रह सके। इसके लिए जोन 2 में दुबई के साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरह रेजिडेंशियल एरिया विकसित किया जाएगा। अब बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियां यहां आएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी चाक चौक बंद होनी चाहिए क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप भारत से 1400 किलोमीटर दूर टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो इमरजेंसी की स्थिति में कोई इतना दूर क्यों जाएगा। तो इसके लिए जोन 1 में ही व्यवस्था की गई है। जोन 1 में इस प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे बड़ा प्लान मेड सिटी बनाना है जैसे दुबई के किंग ने 2002 में किया था। लेकिन अभी भी ये अधूरा है जब तक कि यहाँ टूरिज्म को अट्रैक्ट न किया जा सके। इसके लिए सरकार ने तीनों जोन में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से डेवलप करने का प्लान बनाया है। जोन 1 में एरोसिटी के आसपास 5 और 7 स्टार होटल बनाने का प्लान है उन लोगों के लिए जो अपने हॉलीडे में प्रीमियम सुविधा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वहीं जोन 2 टोटली फोकस करेंगे एडवेंचर्स और इंटरटेनमेंट पर ताकि यंग टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसके लिए जोन 2 में थीम पार्क बनेंगे जैसे अमेरिका के यूनिवर्सल स्टूडियोज, वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड और हांगकांग का डिज्नी लैंड। जोन 2 में एक कसिनो स्ट्रिप भी डेवलप करने का प्लान है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि भारत में अभी सिर्फ गोवा और सिक्किम में ही कसिनो लीगल है और सिर्फ गोवा में इन कसिनो से करीब 8000 करोड़ का फायदा होता है। और इसी जोन 2 में ही बॉलीवुड के लिए व्यवस्था की गई है जो अभी तक विदेशों में सीन फिल्माए जाते थे समुद्री बीचों पर, अब वो अंडमान और निकोबार में भी वही व्यवस्था दी जाएगी। इसी के तहत एक बीच थीम पर फिल्म सिटी स्थापित करने का प्लान है। अच्छा, जो अंडमान निकोबार की सबसे खूबसूरत चीज है वो है उसका प्योर नेचर। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, कोरल रीफ और समुद्री तट है और जो टूरिस्ट शहरों के शोर से उब चुके हैं और प्योर नेचर की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए अंडमान निकोबार सबसे फिट होगा। इस प्रोजेक्ट के जोन 3 को कुछ इसी तरह से विकसित किया जाएगा जो हांगकांग के ड्रैगन्स बैक ट्रेल और ट्राई टाम कंट्री पार्क की तरह होगा क्योंकि हांगकांग के ये दोनों एरिया फेमस इसलिए हैं क्योंकि शहर के शोर के बीचों बीच एक नेचर एक्सक्लूसिव जोन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये मूर्त ले उससे पहले इसको लेकर विरोध चल रहा है। पर्यावरणविद से लेकर स्थानीय आदिवासी और विपक्षी पार्टियां भी इसे गंभीर परिणाम भुगतने को लेकर चेतावनी दे रही हैं। लेकिन सरकार इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है।
नीति आयोग इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइसलैंड का हिस्सा बता रहा है। यह हमें वैश्विक व्यापार का गेटकीपर, इंडो पैसिफिक का लीडर और आर्थिक महाशक्ति तो बना सकता है, लेकिन इसके लिए हमें 9 लाख पेड़, लेदरबैक कछुए और शैंपेन निकोबारी जनजातियों की संस्कृति की कीमत चुकानी पड़ सकती है। और सरकार काटेगी वन निकोबार में और उसकी भरपाई कहां करेगी? हरियाणा और मध्य प्रदेश में पेड़ लगा के। ये आपको भी अजीब लग रहा होगा। अगर जंगल और जनजातियां नष्ट हुई तो क्या ये विकास सही होगा? ऐसे में यह विकास और विनाश के बीच की जंग है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट भारत का ड्रीम बनेगा या पर्यावरणीय आपदा? यह सवाल अब आप पर छोड़ता हूं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो फिलहाल चर्चा के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।